Hello everyone, I am Reena Moore. Now I will teach you new topic फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड जब हम किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो मीन्स हमारी जो करेंसी होती है वो फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट होकर कहाँ जाती है, बाहर जाती है। तो बेसिकली हम डिमांड कब करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की? फर्स्ट वन इज इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए। फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड करते हैं किसके लिए? पेमेंट कर रही हैं हमें इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग। यानी हमें क्या लगता है कि जब हमें ये लग रहा है कि फॉरेन करेंसी फॉल है, तभी हम क्या करेंगे, ज़्यादा गुड्स के रिगार्डिंग इम्पोर्ट्स करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब इम्पोर्ट्स क्या होने लग रहा है, सस्ता होने लग रहा है। यानी कि पहले $1 हमें परचेज़ करना पड़ रहा था 74 में, अब $1 खरीदना पड़ रहा है 70 रुपीज़ में। यानी अब प्राइस क्या हो गया, सस्ता हो गया, अब हमें 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करना चाहते हैं, हम ज़्यादा गुड्स इम्पोर्ट करना चाहते हैं यूएसए से, और इसके कारण क्या होने लगेगा, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि सस्ती मिल रही है, जिसके कारण डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसकी, US डॉलर। सेकेंड वन इज टूरिज़्म में क्या होने लगता है, हमारे जो टूरिस्ट है वो कहाँ जाना पसंद करते हैं, वो अब्रॉड घूमना पसंद करते हैं। क्यों? और जब वो अब्रॉड घूम रहे हैं तो वहाँ की उन्हें क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए कि जो भी एक्सपेंडिचर को करने के लिए, कोई भी आप फॉरेन टूर पर जा रहे हो तो इसके कारण वो कब जाना पसंद करेंगे, जब उन्हें लग रहा है कि अब जाने में फ़ायदा, अब हमें क्या पड़ेगा, चीपर पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा इंटरम डोमेस्टिक। तो उस समय हम प्रमोट करते हैं टूरिज्म टू डैट कंट्री की जब चलेंगे, ठीक है। तो इसके कारण डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज, क्यों, हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे कि हम सेंड गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें टू अदर कंट्री। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगी, प्राइस है फॉरेन करेंसी की फॉल हो जाएगी, जिसके कारण डिमांड बढ़ेगी, मोर और मोर पीपल वांट टू मेक गेन होंगे, ठीक है। फोर्थ वन इज परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्री, जब हमें लग रहा है कि अब प्राइस कम हो रहा है तो हम फॉरेन करेंसी के अंदर एसेट्स को परचेज करना पड़ जाते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर है, बॉन्ड्स। जब क्यों कर रहे हैं फॉरेन कंट्री के अंदर परचेज, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि अब प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, अब हम आसानी से परचेज करें। स्पेकुलेशन क्या होती है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइज हो जाती है क्योंकि अब पीपल वांट टू मेक गेन, क्योंकि अब उन्हें क्या लगता है कि मुनाफा होने के चांसेस उन्हें बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब करेंसी की वैल्यू क्या होगी, अप्रिसिएट होगी, ठीक है। तो जब उन्हें लगेगा कि अब फॉरेन करेंसी अब फ़िलहाल है, धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो उन्हें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट करते हैं US डॉलर इंटरम मनी वुड इंक्रीज इन फ्यूचर, तो अब वो ज़्यादा खरीद लेंगे, और जब फिर उन्हें जब वो महंगे हो जाएंगे तब उन्हें अब सस्ते दामों में खरीद कर आगे महंगे दामों में वो बेचना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारा डिमांड कर्व का स्लोप होता है ना बेटा, वो डाउनवर्ड होता है। वो डाउनवर्ड किस लिए होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होती है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बिटवीन। क्यों होता है उसके रिगार्डिंग मैं बताती हूँ। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइज विद द एक्सचेंज रेट एंड फॉल विद राइज इन एक्सचेंज रेट। ये देखो डायग्राम में बना के बता रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर देखिए थोड़ी सी चीज़ें बता रही है। सपोज द प्राइस ऑफ US डॉलर फॉल हो गया है, ₹47 से 40 हो गया है, तो इस सिचुएशन में अमेरिकन गुड्स क्या होने लगी, सस्ती मिलने लग रही है, तो हम क्या करें, ज़्यादा गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो इसी चीज़ों के रिगार्डिंग मैं बना रही हूँ। हमारा क्या है 47 था, तो 47 में हमने क्या किया, कम गुड्स परचेज की, ये 47 रुपीज़ है। तो अब हम क्या करने लग रहे हैं, जब 47 रुपीज़ था तो लोगों ने क्या किया, कम गुड्स से परचेज़ की, ठीक है। तो ये इसको हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट किया Q से। फिर क्या हुआ, प्राइस घट गया, कितने का हो गया, 40। तो लोगों ने क्या करने लगे, ज़्यादा चीज़ें, तो यहाँ पर प्राइस घटा, यहाँ पर लोगों ने डिमांड बढ़ गई। तो वही तो है इनवर्स रिलेशनशिप है, किसके बिटवीन में,
आपका डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर ये पॉइंट, 2 पॉइंट बना दिए, पॉइंट ए, ये बी, और ये क्या आपका डिमांड कर्व है जिसको आपने डी से रिप्रेजेंट किया है। इस साइड इसको हम यहाँ पर कहते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और ये रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? तो ये क्या है, इसका स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, किस लिए? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, जिसके कारण जो भी इंडिविजुअल फर्म है वो ज़्यादा इम्पोर्ट्स करना चाहते हैं क्वांटिटी, और क्या होने लगा, धीरे धीरे आपकी प्राइस बढ़ेगी तो अमेरिकन गुड्स से लोग चीज़ों की डिमांड कम कर देंगे। सेकेंड वन इज योर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ा था डिमांड, अब हम स्टडी कर रहे हैं सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है? इनफ्लो। अब इंडिया के अंदर क्या आ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, पहले फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू जा रहा था, तो इसके अंदर क्या होगा? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विस। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम थ्रो फॉर एक्सपोर्ट, यानी अब क्या होगा? एक्सपोर्ट आप कब करना पसंद करोगे? पहले $1 की थी 70 रुपीज़, अब वही $1 कितने रुपए में? 74 है, तो यानी 4 रुपीज़ का हमें पर गुड्स अगर सेल आउट कर रहे हैं तो बेनिफिट हो रहा है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी के 4 रुपीज़ के राइज होने पर हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर, और उसको हम इम्पोर्ट्स करने लग जाएंगे फॉरेन कंट्री टू इंक्रीज देयर इम्पोर्ट फ्रॉम देयर डोमेस्टिक करेंसी, जिसके कारण फॉरेन करेंसी राइज हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड वन इज योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब क्या है? अब फॉरेनर है इंडिया के अंदर, हमारी होम कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में करेंगे? वो हमारी इंडिया कंट्री के क्या क्या परचेज करेंगे? लैंड खरीद लेंगे, बिल्डिंग ले लेंगे, और क्या लेंगे? लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। क्लियर? तो उसके अंदर वो क्या करना चाहते हैं? इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। थर्ड वन इज योर रिमिटेंस या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। तो सप्लाई है हमारी फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास गिफ्ट्स या अदर रिमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड से आ रहे हैं। फोर्थ वन इज योर स्पेकुलेशन। सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की कम फॉर दोज वो वांट टू स्पेकुलेट, क्योंकि अब स्पेकुलेट एक्टिविटी होती है, इसके अंदर करेंसी की वैल्यू क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज। फिफ्थ वन इज योर फॉरेन जब आवर कंट्री, हमारे देश में आकर आप क्या करने, बहुत सारी कंट्री के पर्सन आएंगे। क्लियर? अब है सप्लाई कर्व। तो हमारे डिमांड कर्व के रिगार्डिंग मैंने बताया था बेटा कैसा स्लोप होता है? डाउनवर्ड होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। वहीं सप्लाई कर्व के रिगार्डिंग क्या होता है बेटा? अपवर्ड होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसके बिटवीन में? सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज राइज हो जाएगी जब इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज। जैसे ही आपकी सप्लाई कब बढ़ेगी? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। घटेगी कब? जैसे रेट। अब देखो इसमें क्या कह रखा है? सपोज द प्राइस ऑफ $US रुपीज़ 40 to 45 हो गई है। जैसे ही रुपये कितने हो गए? 40 से 45 हो गई है। डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ मैं। ये था हमारा 40 रुपीज़, तब हमने गुड्स खरीदी, क्यों? अब हमारे प्राइस बढ़ गए 45, तो हमने गुड्स क्या खरीद ली? ज़्यादा। तो ये कैसा स्लोप हो गया हमारा? अपवर्ड है, SS, और कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव, यानी जैसे ही प्राइस क्या हुए? राइज हुए हमारे, हमने क्या कर लिया? गुड्स ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, और वहीं आपके क्या होने लग रहे हैं? इसके कारण इंडियन गुड्स चीपर फॉर अमेरिकन। अब हम कह सकते हैं $1 से परचेज़ कर सकते हैं इंडियन इम्पोर्ट्स को फ्रॉम इंडिया। ज़्यादा अमेरिकन वाले इंडिया से इम्पोर्ट्स गुड्स करना चाहेंगे, जिसके कारण सप्लाई इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ 40 से 47 होगा, तभी भी यही होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप बता दिया मैंने, दोनों के बीच में अपवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज।
रेट, या फिर इसका अनदर नेम होता है पार रेट ऑफ एक्सचेंज, पार, यहाँ लिख देती हूँ पार, PAR, पार रेट ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम रेट इज़ डिटरमाइंड एट द लेवल, कहाँ पर, जब हमारी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या फिर हम ये कह सकते हैं DX इक्वल टू SX, यहाँ पर हमारी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की इक्वल होती है किसके, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। चलिए इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ ताकि चीज़ें आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये देखिए फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था डिमांड के रिगार्डिंग। डिमांड का क्या बताया था, देखिए जब प्राइस आपका ज़्यादा है तो आपकी डिमांड क्या होती थी, क्यों कम होती थी, Q1 और Q2। तो ये प्राइस प्राइस ज़्यादा होने पर हमने क्वांटिटी Q की डिमांड की, जैसे ही प्राइस फॉल हुआ हमारे, तो ये वाला हमारा ये क्या है, दिस वन इज योर डिमांड D। उसके बाद मैंने आपको सप्लाई के रिगार्डिंग सप्लाई कर्व के अंदर बताई थी। सप्लाई के अंदर क्या बताया था, जब प्राइस कम है तो हमारी सप्लाई भी क्या होती थी, कम होती थी। जब क्या होती थी, प्राइस ज़्यादा होती थी तो सप्लाई भी क्या, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बताया था कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जिसको हमने डिनोट किया किससे, आपको S से। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो रही है, आपकी इंटरसेक्ट। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं E मीन्स इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये इसको हमने डिनोट कर दिया, दोनों के दोनों क्या है, आपके सप्लाई और डिमांड का हमने मेजर्स किए X एक्सिस पर, ठीक है। और ये क्या है, हमारा एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट है बेटा, इस साइड हम दिखाएंगे। और ये हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ है, D और S है। तो हमारा क्या है, हमने इसको D से डिनोट कर दिया, सप्लाई को S से डिनोट कर दिया, दोनों के दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए उसे पॉइंट E से डिनोट कर दिया। और उसके अलावा क्या है, ये वाला जो इस प्राइस पर, इस रेट ऑफ एक्सचेंज वाले प्राइस पर इतने क्वांटिटी के रिगार्डिंग हम क्या कह रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। लेकिन प्राइस क्या होगी, जैसे राइज हो रही है तो हमारा आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है ना। इफ़ द रेट ऑफ एक्सचेंज रेट आपका OR1 हो जाता है, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो उस OR पर हमारी सप्लाई कितनी हो रही है, Q1 के रिगार्डिंग हम सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जिस पर हमारी क्या होने लग रही, सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड क्या है, उसी पॉइंट पर देखिए डिमांड हमारी केवल हम इतनी की ही डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई हमारी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले पॉइंट से स्टडी करते हैं तो सप्लाई केवल इतने की है ना। और इसी पॉइंट पर, इसी सेम प्राइस पर डिमांड कितने की कर रहे हैं, इतने की कर रहे हैं। तो डिमांड हमारी केवल इतनी है, सॉरी सप्लाई हमारी इतने की है और डिमांड इतने की कर रही है। तो इस सिचुएशन में हमारी डिमांड ज़्यादा है और ऊपर वाली सिचुएशन में हमारी सप्लाई। लेकिन ये वाला वो वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पर, जहाँ पर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों क्या होती है, इक्वल है। क्लियर। अब उसके बाद है नेक्स्ट वन इज योर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और हमारी, चलिए स्टडी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा ही टॉपिक रह रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को ब्रॉट और सोल्ड, यानी वो मार्केट जहाँ पर हम फॉरेन करेंसी को क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। क्लियर। तो हमारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, जो बायर है या फिर सेलर है वो कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर भी हो सकता है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक सिस्टम है ना कि एक प्लेस है। जैसे अदर मार्केट होती है ना, वैसे फॉरेन एक्सचेंज कोई मार्केट नहीं है, प्लेस नहीं है
केवल इसके अंदर क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है, नॉट प्लेस नहीं है कि यहाँ पर होगी। ओनली वन ऑफ फ्यू फॉरेन करेंसी वहाँ पर कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी वो आर ट्रेडेड कन्वर्ट एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या फंक्शंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज योर ट्रांसफ़र फंक्शन। फर्स्ट वन इज योर क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्री इन्वॉल्व। जब हम एक देश दूसरी कंट्री से क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं ना, तो उसमें परचेजिंग पावर कंट्री इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन होती है। तो कई बार क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो जैसे कि बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ कर लेते हैं। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, वैसे ही बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, या बैंक का ड्राफ्ट है, या टेलीफोनिक ट्रांसफ़र है, इन सब के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा वाला होता है, हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन, जिसके द्वारा हम इजली से ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकेंड वन है जो है क्रेडिट फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो प्रोवाइड करती है क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग। क्रेडिट यानी कैसे प्रोवाइड करती है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के रिगार्डिंग। जनरली इंटरनेशनल पेमेंट के लिए 3 महीने से ज़्यादा वो पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं देता। उसके अलावा है क्रेडिट एनेबल प्रोसेस की एक बिल दे देता है, जिसके अंदर वो कह देता है कि इतने टाइम तक के लिए आप कि मैं क्या कर लेता हूँ, क्रेडिट रिक्वायर इम्पोर्टर को दे देता है, इतने टाइम तक का ही आप पोजेशन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, द क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इज इनेबल फॉर द पोजेशन ऑफ पीरियड, सेल देम एंड ऑब्टेन मनी टू पे ऑफ द बिल। आप गुड्स को सेल आउट करो और फिर यहीं की यहीं एक स्पेसिफिक, और फिर हमारे रुपए हमें दे दो। थर्ड वन इज और हैजिंग फंक्शन। हैजिंग भी आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, दोनों के बीच में इम्पोर्टर एक्सपोर्टर एंटर इनटू द एग्रीमेंट, दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, टू सेल एंड बाई गुड्स, टू सेल एंड बाई गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट एट द करंट प्राइस। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, वो एक बेचेगा दूसरा खरीदेगा कोई भी फ्यूचर डेट में एट द करंट प्राइस। प्राइस अभी का होगा लेकिन खरीदे बेचेंगे कब, बाद, पहले। तो वो कौन सी होता है, वो हैजिंग सिस्टम। द पर्पज ऑफ हैजिंग इज टू अवॉइड लॉस दैट मीट बी कॉज ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन। क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट में क्या आता रहता है, वेरिएशन आता है। जैसे कि आज है, आज आप डॉलर परचेज़ कर रहे हो, $1 की प्राइस क्या है, 74 है। इन फ्यूचर में कहीं 80 रुपये ना हो जाए, तो आप क्या करते हो, आप क्या हो, इम्पोर्टर हो, तो आप एक्सपोर्टर को ऑर्डर दे देते हो आज की तारीख में कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे 7000 यूनिट्स परचेज़ करनी है। ठीक है, तो 7000 यूनिट परचेज़ करनी है कब, 6 महीने के बाद। तो आप मेरा ऑर्डर ले लीजिए और आफ्टर 6 मंथ मुझे गुड्स की क्या दीजिए, डिलीवरी दीजिए। लेकिन क्या होगा, प्राइस क्या लगेगा आज का। इसमें दोनों सिस्टम में प्राइस में फ्लैक्चुएशन तो होगी। प्राइस क्या हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर प्राइस घटेगा तो किसको लॉस होगा, इम्पोर्टर को। अगर प्राइस बढ़ेगा तो किसको लॉस है, एक्सपोर्टर को। ये थी हमारी हैजिंग फंक्शन। उसके बाद है बेटा हमारे काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, उसको भी हमने क्लासीफाइड किया है। 2 हैं हमारी मेन, एक स्पॉट मार्केट होती है और एक फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होती है, जिसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट, सारे के सारे रिसिप्ट और पेमेंट हम इमीडिएटली कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ 2 बिजनेस डे इज़ परमिटेड टू सेटल एट। कोई भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए केवल 2 ही दिन दिए जाते हैं। उन 2 दिनों के अंदर ही हमें ट्रांजैक्शन को क्या करना होता है, सेटल करना होता है। स्पॉट ट्रांजैक्शन एट ए मोमेंट में तो कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं होती है, डेली नेचर की होती है। डील्स इन स्पॉट यानी एट ए मोमेंट हमने क्या किया, हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है भाई खरीद लो, पेमेंट करते हैं। सेकेंड वन इज योर फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड अपॉन टुडे। ठीक है, जिसके अंदर हम सेल और परचेज करेंगे किसको, फॉरेन करेंसी को सेटल करने के लिए एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट दे देते हैं, रेट हो जाएगा वो एग्रीड हो जाएगा जो आज का। इसके अंदर बायर और सेलर दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, दोनों के बीच में फ्यूचर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, एक फ्यूचर डेट दे देते हैं, इस कॉल्ड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं।
अब है एक रह गया था आपका टॉपिक करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। जो करेंसी डेप्रिसिएशन है रेफर करता है किस चीज़ का कि आपकी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी जो डेप्रिसिएशन होगा वो डिक्रीज कौन वैल्यू करता है, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अंदर डिवैल्यूएशन का डोमेस्टिक करेंसी बिकम लेस वैल्यूएबल है, मोर रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल है आपका इंडियन रुपीज़ सेट टू डेप्रिसिएट, जब यूएस डॉलर की राइज होगी तो 45 से 50 हो जाएगा। पहले हम 45 रुपीज़ दे रहे थे, 50 सेम एज इट इज़। अनदर एग्जांपल है एक $3 इक्वल टू 1 पौंड। अगर डॉलर कम होकर कितना हो गया, अब एक पौंड किसके इक्वल हो गया, $2। तो इसका मतलब यूके पौंड की वैल्यू क्या हो गया, डेप्रिसिएट। और अगर क्या हो जाए एप्रिसिएशन, क्या होगा, एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक। तो इसमें हमारी क्या हो जाती है, डेप्रिसिएट का है। करेंसी एप्रिसिएशन के अंदर क्या हो जाती है, बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी आपकी वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट। इसके कारण हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर वैल्यूएबल हो जाएगी। अब हमें लेस की रिक्वायरमेंट है किसके लिए, बट फॉर एग्जांपल है इंडियन रुपीज़ हमारी क्या होगी, एप्रिसिएट हो गया। इंडियन रुपीज़ एप्रिसिएट का मतलब है पहले हमें $1 को परचेज़ करने के लिए कितने रुपए दे रहे थे, 40 रुपीज़ दे रहे थे। अब हमारे $1 को परचेज़ करने के लिए हमें कितना देने लग रहे हैं, 35 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ये था बेटा आज की वीडियो के अंदर। बेसिकली कई बार डिफरेंस पूछा जाता है किसके बारे में, करेंसी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। बेटा डेप्रिसिएशन होता है वो होता है आपका, डेप्रिसिएशन आता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंदर, और करेंसी एप्रिसिएशन ये दोनों के दोनों आते हैं आपके, ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों हैं आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, दोनों के दोनों। और ये दोनों के दोनों फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर बेस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, सॉरी अगर मैंने कहीं बोला ओ बाई गवर्नमेंट, तो इसमें क्या होता है, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई के बेस पे होता है। उसके अलावा दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड्स होता है डिवैल्यूएशन, और एक वर्ड होता है रीवैल्यूएशन। जो डिवैल्यूएशन है ना, तो वो उसके अंदर हमारी रिड्यूस हो जाती है वैल्यू, किसके में, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फिक्स रेट एक्सचेंज। ये दोनों के दोनों किसके अंदर होते हैं, हमारे फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर आते हैं। डिवैल्यूएशन के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिवैल्यूएशन के अंदर हमारी इंक्रीज इन द वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर बेटा आपका फिनिश हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय संस्कारम वीडियो लेक्चर। थैंक यू बेटा, ओके।